फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, और आज से हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए हाइड्रोडायनेमिक्स हेडिंग डाल दीजिए। और सबसे पहले हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे इसकी बात करें तो हम लोग फ्लोइंग लिक्विड की कहानी पढ़ रहे होंगे। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो क्या क्या फिनोमिनन हो रहे होंगे, कैसे कैसे बात करेंगे, प्रेशर का वेरिएशन और वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे, ये सब बातें करेंगे। अच्छा, फ्लो करने का मतलब फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हों या फ्लूइड ही कंटेनर के वॉल के ऊपर स्लिप कर रहा हो तो बोलेंगे कि ये फ्लो कर रहा है। तो हम लोग शुरू में आइडियल फ्लूइड के लिए एजम्पशंस कुछ माने थे कि वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा प्रेशर वगैरह लगाने पर, और दूसरा कि वो नॉन विस्कस है ना, उसमें एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब चलेगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा दोनों लेयर के बीच में, नॉन विस्कस। तो वो दोनों बातें अभी भी हैं, प्लस फ्लो कैसा होगा उसको डिफाइन किया गया, है ना। तो कहा गया कि फ्लो तीन तरह का होता है, एक होता है स्टेडी फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, और एक होता है अनस्टेबल जो बाउंड्री कंडीशंस पे होता है, मतलब दोनों तरफ जा सकता है। वो देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, ये समझने से पहले कि फ्लो, ये तीनों जो फ्लो हैं स्टेडी, टर्बुलेंट और अनस्टेबल, वो कैसे कैसे होते हैं, एक बार इमेजिन करके देखा जाए दिखता कैसा होगा वो। तो आपने शायद कभी देखा हो कि टैप में से जब वाटर गिर रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, तो कभी कभी दिखता है कि वो एकदम स्मूथ ऐसे उसका सरफेस दिखाई देता है कि स्मूथली गिर रहा है। तो स्टेडी फ्लो कुछ वैसा दिखता है। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है कि कभी कभी वही टैप अगर पूरा खोल दिया जाए तो जिगजैग मोशन में पार्टिकल्स इधर उधर छिटक रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, कभी कोई इधर छिटक गया कभी इधर चला गया, फिक्स नहीं है कि कौन किधर जाएगा, और वेरिएबल सबका वेलोसिटी अपना अपना डिफरेंट होगा। तो कुछ उस तरह का जो फ्लो होता है जो जिगजैग मोशन हो रहा होता है कंटिन्यूसली, तो उसको बोलते हैं ये टर्बुलेंट है। और अनस्टेबल कौन सा होता है कि वो बाउंड्री पर होता है। कभी कभी जो फ्लो होता है क्या होता है, स्टेडी होता है फिर टर्बुलेंट हो गया, फिर स्टेडी हो गया, फिर टर्बुलेंट हो गया, वो स्विच करते रहता है। तो बोलते हैं ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं, किसी एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ स्विच कर रहा है धीरे धीरे बार बार। तो ये तो हुआ कि दिखता कैसे है। अब प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जाए कि कैसा फ्लो को स्टेडी फ्लो कहेंगे और टर्बुलेंट में डिफरेंस किया जाए। देखो, स्टेडी फ्लो ऐसा है कि जैसे कि अगर ये कोई सेक्शन ले, मान लीजिए ऐसे कोई पाइप जा रही है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका इतना सेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, इतना सेक्शन ऑफ पाइप को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए फ्लो के अंदर, है ना, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो के अंदर कोई पॉइंट ले लें और उस पॉइंट से गुजरने वाला हर फ्लूइड पार्टिकल सेम वेलोसिटी से गुजरे तो बोलेंगे कि ये फ्लो स्टेडी है ना। कहने का मतलब कोई जगह है इस फ्लूइड में, हर जगह का वेलोसिटी फिक्स्ड हो कि जो पार्टिकल्स इस पॉइंट से गुजरेंगे वो फिक्स्ड हो कि हाँ इतने ही वेलोसिटी से, जो भी पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो इतने ही वेलोसिटी से गुजरेगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां से 1 मीटर पर सेकेंड से गुजरा, तो जो भी नेक्स्ट पार्टिकल यहां पहुंचेगा वो 1 मीटर पर सेकेंड से ही यहां से क्रॉस करे। और ऐसा यहीं पे नहीं, हर जगह पे ट्रू होना चाहिए, फ्लूइड के हर पॉइंट पर वेलोसिटी फिक्स हो जाना चाहिए। तो बोलेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। और टर्बुलेंट में ऐसा नहीं हो पाएगा। टर्बुलेंट में वही तो कह रहे थे ना, जिगजैग आर्बिटर मोशन होता है, कभी यहां से कोई पार्टिकल गुजरा इधर भाग रहा है, कोई गुजरा इधर भाग रहा है, वेलोसिटी फिक्स ही नहीं, कभी इधर कोई भाग रहा है, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, कोई यहां से गुजरा कम वेलोसिटी से, कोई गुजरा ज्यादा वेलोसिटी से, फिक्स नहीं है कोई। तो बोलेंगे कि ये टर्बुलेंट है। पॉइंट ये है कि ये सब क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेडी फ्लो को ही पढ़ा जा सकता है, उसका ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है ना कि वेलोसिटी कब कितना हुआ, यहां पर वेलोसिटी फ्लूइड का इतना है तो यहां कितना होगा। तो ये सब कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे इसका पढ़ाई कर पाएंगे अगर वेलोसिटी ही फिक्स ना हो। कहें कि इसी पॉइंट से गुजरने वाला अलग अलग पार्टिकल अगर अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी फ्लूइड का कितना है, नहीं पढ़ पाएंगे। वो तो चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, कोई फिक्स ही नहीं, कोई डिफाइंड ही नहीं कि वहां पर वेलोसिटी कितना हो। इसलिए नहीं, स्टेडी फ्लो डिफाइन कर लिया और उसी को पढ़ते हैं।
स्टेडी फ्लो कैसा है कि एक पॉइंट, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल्स वहां से क्रॉस करेंगे उनका वेलोसिटी फिक्स्ड है कि इतने से ही क्रॉस करेंगे, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है। चलिए तो एक बार लिख दिया जाए, हेडिंग तो डालें आप, हेडिंग तो डाल ही चुके हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें लिखा जाए पहला, नहीं इसमें पहले लिखा जाए टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो करके 3 तरह के फ्लो हैं उनको लिख दिया जाए। पहला होता है स्टेडी फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो और तीसरा होता है अनस्टेबल फ्लो। 3 तरह का फ्लो होता है। और अब हेडिंग डालिए स्टेडी फ्लो, उसके अंदर कुछ बातें लिखा जाए। लिखा जाए ए फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी इफ if at any point in the flow velocity of every passing fluid particle is same। मतलब कोई भी पॉइंट इसमें ले लें फ्लो के अंदर, तो वहां से पास करने वाला हर फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो बोलेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जो यहां से क्रॉस किया है आगे बढ़ने पर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, ये नहीं कह रहे। ये जब यहां जाएगा तो कुछ और वेलोसिटी से जाएगा, जब आगे बढ़ेगा तो कुछ और वेलोसिटी से जाएगा। हम ये कह रहे हैं इस जगह से जितने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस करते वक्त उनका वेलोसिटी सेम होगा। एक यहां से गुजरा तो जितने वेलोसिटी से अगला जब यहां पहुंच के गुजरेगा तो उतनी ही वेलोसिटी से अगले वाले को पास करना चाहिए, है ना। अच्छा, स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं अभी हम लोग लिखे। और एक चीज और, अगर इसके अंदर का जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्टेडी है, तो ऐसे में किसी एक फ्लूइड पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है उसको प्लॉट कर लें अगर, तो ये एक स्ट्रीम लाइन कहलाता है। एक फ्लूइड पार्टिकल ने जो रास्ता फॉलो किया है किसमें, स्टेडी फ्लो के अंदर, उसको एक स्ट्रीम लाइन बुलाते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स जो क्रॉस करेंगे उनका अलग अलग स्ट्रीम लाइन बना सकते हैं। एक यहां से क्रॉस किया ऐसे गया, एक जो यहां से एंटर किया वो ऐसे गया, तो ये 2 स्ट्रीम लाइंस मैंने जैसे बना ली। बहुत सारी फ्लूइड स्ट्रीम लाइंस बना सकते हैं आप इसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अब रूल ये है, एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, है ना, जितने पार्टिकल्स होंगे इस पूरे लाइन के ऊपर फ्लूइड पार्टिकल्स, वो सारे फ्लूइड पार्टिकल्स यही पाथ फॉलो करके जाएंगे। क्यों ऐसा, सही बात है ना। हमने कहा कि किसी भी पॉइंट पे जो हर पासिंग पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहे, पहला वाला जितने वेलोसिटी से यहां से क्रॉस किया है अगला वाला यहां से क्रॉस करते समय उतने ही वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। वेलोसिटी उतना ही है तो dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। तो हर dt टाइम में पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जितना जितना रहा होगा उसके पीछे से आने वाले सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट उतना उतना रहा होगा, तो पाथ वही हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि एक स्ट्रीम लाइन पे लाई करने वाले हर पार्टिकल का पाथ भी वही स्ट्रीम लाइन होता है। इस पे लाई करने वाले हर फ्लूइड पार्टिकल का पाथ भी यही स्ट्रीम लाइन होगा, है कि नहीं। तो एक बात और लिखा जाए नीचे, ऐसा एक डायग्राम भी साथ में बना दीजिएगा। लिखा जाए पाथ फॉलोड बाय वन फ्लूइड पार्टिकल इन ए स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड ए स्ट्रीम लाइन, है ना। इस पाथ को एक स्ट्रीम लाइन कहते हैं। और एक बात लिखा जाए, tangent drawn at any point on a streamline gives the direction of velocity of fluid particles at that point. Gives the direction of velocity of fluid particles at that point. उस पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी पता चलता है ना। ये बात हुई। और एक बात देखिए, 2 स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक स्टेडी फ्लो में 2 स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? कि भाई अगर यहां पर फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी बताना हो तो इस वाले पे टेंजेंट इधर है, इस वाले पाथ पे टेंजेंट इधर है, तो 2 डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का, नहीं एक ही ना होगा। तो इसलिए 2 स्ट्रीमलाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। लिखा जाए, एक और बात लिखिए, 2 स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। चलिए, तो हम लोग कुछ बातें की है कि स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं और स्ट्रीम लाइन क्या होता है ना। तो
अब से जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे वो आइडियल फ्लूइड के लिए और आइडियल फ्लूइड के स्टेडी फ्लो के लिए पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि इनकम्प्रेसिबल तो होना ही चाहिए, नॉन विस्कस होना ही चाहिए, प्लस फ्लो भी स्टेडी होना चाहिए। उसके लिए हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलिए लिखा जाए। नेक्स्ट हम लोग एक इक्वेशन सीखने जा रहे हैं जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या होता है समझते हैं। चलो मान लो कि कोई पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस पाइप का इतना सेक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतने सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। आगे पीछे भी पाइप है, आगे भी, इधर आगे भी गया है, पीछे भी गया है, लेकिन हम इतने सेक्शन को मान लीजिए ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन बना ले ऐसा, ठीक है। मान लीजिए एरिया है क्रॉस सेक्शन का A1, यहां पर है A2, और यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से, यहां से बाहर निकल रहा है, मान लेते हैं V2 वेलोसिटी से, ठीक है। और अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस एरिया पर जितने पॉइंट्स हैं वहां पर वेलोसिटी V1 ही है, ऐसा सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लेते हैं कि एक लेयर के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम। उस तरह से इस लेयर के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम V2, इस लेयर के हर पॉइंट का वेलोसिटी V1 सेम, है ना। तो ये सब सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा ले लिए। चलिए ये पूरे लेयर का वेलोसिटी V1 है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो क्या है। कहते हैं कि भाई फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से फ्लूइड एंटर करा तो यहां से निकलना भी जरूरी है। पर सेकेंड जितना फ्लूइड यहां से एंटर करेगा पर सेकेंड उतना ही यहां से बाहर भी निकलना चाहिए, नहीं तभी तो होगा कि ये इनकम्प्रेसिबल है कि नहीं। तो अगर यहां से ज्यादा एंटर कर जाए, यहां से ना निकले, मतलब कंप्रेस हो गया, नहीं कंप्रेस नहीं होना है। तो इसलिए जितना पर सेकंड यहां से एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही यहां से बाहर भी निकलना होगा। अच्छा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो लिख दीजिए इसके साथ में कि कैसे के लिए पढ़ रहे हैं। लिखा जाए फॉर आइडियल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो भी होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड भी होना चाहिए, तब ना इनकम्प्रेसिबल वाली बात करेंगे। तो उसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा चलिए, तो ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए। अब देखा जाए कि पर सेकंड यहां से कितना लिक्विड एंटर कर रहा है। तो एक सेकंड में ये लेयर है वो आगे बढ़ जाएगी कितना, तो मान लीजिए dt टाइम में पहले सोचते हैं, dt टाइम में कितना आगे निकल गई ये लेयर, तो v1 dt। तो ये जो लेयर है मान लीजिए यहां तक आ गई, ये इतना आगे बढ़ गई लेयर, v1 dt आगे बढ़ गई। तो इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर कर गया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो पाई आर, सॉरी ये तो A1 दिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू V1 dt कर दें तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे लिखते हैं। तो ये वॉल्यूम कितना एंटर किया dt टाइम में। अब dt टाइम में उतना वॉल्यूम यहां से बाहर भी निकलना चाहिए। तो अच्छा कितना निकलेगा लेंथ, पहले लेंथ सोचा जाए कितना निकलेगा dt टाइम में। तो ये लेंथ होगा V2 dt, इतना लेंथ यहां से बाहर निकला। तो वॉल्यूम कितना बाहर निकला, तो V2 dt इंटू A2, dt टाइम में इतना वॉल्यूम निकला। अब वही चीज जितना एंटर किया उतना निकलना चाहिए। तो लिखा जाए, यहां पे लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम dt इज इक्वल टू हो जाएगा A1 V1 dt, ये चीज। और लिखिए नेक्स्ट लाइन से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग इन टाइम dt, बाहर निकलने वाला हो गया A2 V2 dt, है ना। लिखा जाए नेक्स्ट लाइन से सिंस द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल देयरफॉर वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग। मतलब क्या, A1 V1 dt इज इक्वल टू A2 V2 dt। तो dt हटा दें दोनों साइड से, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि कोई भी एरिया ले लिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, वहां पे अगर v स्पीड से फ्लो हो रहा है तो एरिया इंटू v जो प्रोडक्ट होगा वो हर जगह सेम आएगा। जैसे यहां लिखे
तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आया। अगर यहाँ का एरिया A है तो वो भी उतना ही होगा, A1V1 इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू A2V2, एरिया और वेलोसिटी, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है कि नहीं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है A इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी, एक्चुअली ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लिखा हुआ है। अब जैसे कोई कहे इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम, A1 इंटू V1 dt। तो कोई कहे पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, तो अपॉन टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो dt कैंसिल, A1 V1। तो A इंटू V जो प्रोडक्ट होता है वो बताता है किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन A से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड क्रॉस करके निकल रहा है। तो ये हो गया A1 V1, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज A इंटू V। लिख दिया जाए नीचे, द प्रोडक्ट A इंटू V गिव्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। इसका एक और नाम भी रख दिया गया, यही जो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, इसको कहते हैं डिस्चार्ज। तो ये जो कंटिन्यूटी का इक्वेशन है ये बता रहा है कि फ्लूइड के इस फ्लो के हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम रेट से डिस्चार्ज हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से जितना वॉल्यूम पर सेकेंड जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात बताते हैं, थोड़ा अलग से एक बात बोलते हैं। देखो क्या, देखो होता क्या है कि जब हम लिख रहे हैं कितना वॉल्यूम क्रॉस किया पर सेकेंड, मान लीजिए कि ये ऐसा ट्यूब है स्ट्रेट और लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसा कोई वॉल्यूम, ऐसा कोई एरिया ले ले और ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे वेलोसिटी है, ये एरिया ए है, तो इस एरिया में से कितना क्रॉस करेगा, तो A इंटू वी। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया ले ले और वेलोसिटी इधर है, फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी इस तरफ है और एरिया ऐसा है, मान लो ये एरिया है A1, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड A1 इंटू वी नहीं लिखेंगे, है ना। देखो इसका सेंस है कुछ, देखो दिखा रहे हैं, देखो मान लो कि ये एरिया है ऐसा A1 जो ये वाला है और V इधर है, फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी ऐसा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो फ्लूइड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, एक बार उसको दोनों कंपोनेंट तोड़ के देखते हैं, तो एरिया के परपेंडिकुलर हो गया V cos थीटा और एरिया के तरफ हो गया V sin थीटा, है ना। तो कोई कहे कि ये वाली जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल्स की, क्या इस वेलोसिटी से ये पार्टिकल इस एरिया को क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं ना, ये तो इसके सरफेस के लॉन्ग वाला वेलोसिटी है। तो क्रॉस करने वाला वेलोसिटी कौन सा है? ये वाला। तो हमको अगर लिखना है कि इस एरिया में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है पर सेकेंड, तो v नहीं लेना चाहिए, v sin थीटा भी नहीं लेना चाहिए, ये वाला वेलोसिटी बस लेना चाहिए, है ना। तो मतलब आंसर क्या लिखना चाहिए? A1 ये एरिया था अगर, तो A1 इंटू वी कॉस थीटा लिखना चाहिए, है ना। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड A1 इंटू वी कॉस थीटा लिखना। अब जो यहां जो हम लिख रहे थे उसमें एरिया जो था, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेलोसिटी लिए थे, एरिया ही ऐसा लिए थे हम लोग कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। यहां पर भी एरिया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी सरफेस जो है वो वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन का जो सरफेस है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भी उतना ही, तो हमेशा A इंटू वी लिख दे रहे थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह। लेकिन ये बात भी बता दें आपको कि अगर जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ और एंगल पे है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखना होगा। तो आपको वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट तोड़ लेने होंगे, एरिया के परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी होगा बस वही वेलोसिटी इंटू एरिया लिखना होगा, है ना, डिस्चार्ज लिखते समय। अच्छा चलिए और एक बात बताते हैं। हम लोग फिजिक्स में एरिया को भी कई जगह वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, और एरिया वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन होता है
सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे कि ये जो एरिया वेक्टर है इसका डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा, ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो A1 वेक्टर का डायरेक्शन ये है, देखो A1 इसका मैग्नीट्यूड है एरिया का, A1 वेक्टर का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो ये था ही। तो थीटा जो है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है, जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है, ये जो थीटा है ये वेलोसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ही तो है। और यहाँ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो फाइनली वापस आते हैं, हमको क्या करना होगा, जब डिस्चार्ज लिखना होगा तो हमको एक्चुअली ये याद रखना है कि हमको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, V डॉट A, ये चीज होता है डिस्चार्ज। यहां पे A इंटू वी सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, उनके बीच का एंगल 0 है, cos 0 1 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा A इंटू वी हो गया। लेकिन सही बोला जाए तो ये होता है डिस्चार्ज, V वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर डिस्चार्ज होता है ना। और एक बात इसमें बताते हैं फाइनली, तब आगे बढ़ेंगे। फाइनल बात देखो ये है कि ठीक है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एरिया हो, इधर बनाते हैं देखो, मान लीजिए कि कोई एरिया है जिसमें से फ्लूइड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पता करना है, मतलब डिस्चार्ज पता करना है, और इसके अलग अलग पॉइंट्स पर फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी मान लीजिए अलग अलग हो। अभी तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बोले थे शुरू में ही कि लेयर के हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम मान रहे हैं, नहीं मान लीजिए अलग अलग हो, तो क्या होगा, तो करना ये होगा कि छोटा सा कोई एरिया एलिमेंट लिए, ये एरिया एलिमेंट ऐसा हुआ अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो इसको DA लिख रहे हैं, है ना। यहां पर फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो ऐसा है, V है। तो इस छोटे से एरिया में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस किया पर सेकेंड, वो लिख दे, पहले डॉट प्रोडक्ट कर दे, तो V डॉट DA कर दे, और हर छोटे छोटे एलिमेंट में से कितना वॉल्यूम पर सेकंड क्रॉस किया उसको जोड़ना होगा, मतलब एक एलिमेंट में से निकाले तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये चीज होता है। और जनरल बात, डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग देखो कहां से कहां आए, यहां से शुरू किए थे, बोले थे यही डिस्चार्ज होता है ना। ये तो होता ही है, छोटे बच्चों वाली बात। थोड़ा और बड़े हो जाओ तो ये नहीं, ये लिखना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट से होता है, और एग्जैक्ट बात है ये नहीं। और बड़े हो जाओ और जनरल बात करें अगर, तो हर पार्टिकल पे फ्लूइड का वेलोसिटी भी तो अलग अलग हो सकता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का, इंटीग्रल ऑफ V डॉट DA। हर जगह हर छोटे छोटे एलिमेंट पर V का जो वैल्यू होगा, अब यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और वेलोसिटी हो सकता है, तो यहां का V डॉट DA करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्चार्ज आएगा, है ना। और कहा गया कि किसी भी पाइपलाइन में से 2 क्रॉस सेक्शन लिए जाएं, अब कैसे भी ले लें, एक ऐसा भी ले सकते हैं, तो दोनों क्रॉस सेक्शन से जो डिस्चार्ज होगा वो सेम हो रहा होगा, ये बात है। ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और खैर मोस्टली तो हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मोस्टली हम लोग खुद से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे होंगे तो हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लेंगे। मान लो कि ये पाइप है तो हमको जब खुद से एरिया लेना होगा तो हम ऐसा ही लेंगे। क्यों ऐसा लेंगे, ऐसा क्यों लेंगे, हम ऐसा ही लेंगे। और सीधा सीधा A इंटू यहाँ का वेलोसिटी एक लेयर का हमेशा सेम ही मिलने वाला है आपको, क्योंकि अलग अलग लेगा तो फिर देना भी तो पड़ेगा क्वेश्चन बनाने को कि कैसे, कहाँ, कितना, तो वो सब तो है नहीं, एक ही होगा। तो A इंटू वी लिखेंगे, ये इक्वेशन आराम से यूज किया जाएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट, एक और इक्वेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं जो कि होता है बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। एक हेडिंग डाल दीजिए, बर्नौलीज इक्वेशन। तो क्या होता है पहले समझते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन भी फॉर आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो लिख दीजिए, फॉर आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ये भी उसी के लिए होता है बर्नौलीज इक्वेशन भी। चलिए, तो ये कोई फ्लो में से एक सेक्शन इतना कंसीडर कर रहे हैं जिसमें से यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है, और फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ V1 से, ये पूरा लेयर, और ये पूरा लेयर V2 से जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रेशर भी कुछ होगा लिक्विड का। मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर है P1, और यहाँ पर अरे यार इसको ठीक से बना रहे, हाँ, यहाँ पर एरिया A2 लिए थे, मान लो यहाँ पर प्रेशर है P2 लिक्विड का, है ना। ये पाइप आगे भी है, इधर भी और इधर भी, तो इधर से P1 प्रेशर, इधर से P2 प्रेशर कुछ है ना। तो एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग। चलो, होता क्या है देखो, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो dt टाइम जब बीतेगा तो ये वाली जो लेयर ऑफ लिक्विड है थोड़ा अंदर आ जाएगी, कितना, V1 dt, V1 स्पीड से चल रही है, ये लेयर आगे थोड़ा सा आ जाएगी, कितना, V2 dt, है कि नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है, इतना लिक्विड का जो एलिमेंट है, इतना है ना, पाइप के अंदर जो लिक्विड भरा है इतने वॉल्यूम में, उसको कंसीडर करें। तो dt टाइम में क्या क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर भी हो गया, ऊपर हो गया मतलब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, नहीं ऐसे है ना पाइप। तो जब ये dt टाइम बीतेगा तो ये पूरा अंदर का लिक्विड थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं कैसे मालूम, तो बीच के सारे जो लेयर्स बनाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, बीच की सारी लेयर्स का वेलोसिटी तो जितना पहले लिखेंगे अगेन दूसरे टाइम भी लिखेंगे तो कुछ कुछ वैसा वैसा आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक लेयर जैसे यहां पर थी, मान लो एक लेयर यहां पर थी, उसका काइनेटिक एनर्जी मान लो K1 था, ये यहां पहुंच गई, तो इसकी जगह दूसरा जो लेयर लेके आ जाएगा यहां पर, उसका भी तो K1 ही होगा काइनेटिक एनर्जी, नहीं स्पीड उतना ही होगा, तो K1 काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। तो बीच में तो जितनी लेयर्स आप बनाओगे वो सब का रिप्लेसमेंट आ गया, एक बड़ी तो दूसरी उसकी जगह ले ली, उतना ही काइनेटिक एनर्जी उस लेके वहां पहुंची, है ना, क्योंकि स्ट्रीमलाइंड फ्लो है ना, स्टेडी फ्लो, तो एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो भी लेयर दूसरी भी आएगी तो उतना ही वेलोसिटी से आएगी। हाँ, लेकिन अंतर कहां पे हो गया, एंड्स पे, यहां से एक लेयर आगे चली गई और यहां से एक लेयर बाहर निकल आई, है ना, तो यहां पर अंतर आता है। अभी देखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे कि क्या कितना अंतर आया। तो यहां पर अंतर आता है, यहां की एक लेयर अंदर चली गई, यहां की एक लेयर बाहर आ गई, काइनेटिक एनर्जी में, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कुछ अंतर आ जाता है। ये सब बातें हैं। इसके अलावा कुछ वर्क डन भी हो रहा है, ये प्रेशर वर्क कर रहा होगा, यहाँ की लेयर को अंदर पुश कर रहा है और ये लेयर अंदर जा रही है, ये प्रेशर कुछ वर्क कर रहा होगा, ये वाला प्रेशर ऐसे, इधर जो पाइप है उसका प्रेशर ऐसे इसको पुश कर रहा होगा, हमारे एलिमेंट को पीछे पुश कर रहा होगा, और ये जा रहा है आगे, तो इधर का प्रेशर भी कुछ वर्क कर, नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, तो कुछ वर्क भी हो रहा है। तो इक्वेशन देखो कैसे लिख रहे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, है ना, सारे फोर्सेस का वर्क लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लिखने जा रहे हैं कुछ, चलिए देखते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि कौन से लेयर को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। देखो होता क्या है, जैसे अभी हम कह रहे थे, बीच वाली जो लेयर्स हैं ना, उनको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं, हमारा एलिमेंट यहां से यहां तक जरूर है, लेकिन बीच वाली जो लिक्विड की लेयर्स हैं उनको हम पहले काइनेटिक एनर्जी, बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि
अगर बीच में यहाँ से यहाँ तक 100 लेयर्स हैं, है ना, तो अभी भी 100 तो होंगी और कोई ना कोई लेयर उसकी जगह ले ली होगी और उतने उतने वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तो सब उतने का उतना वापस से हो जाने वाला है। अंतर जो दिखने वाला है वो शुरू में और लास्ट में दिखने वाला है। dt टाइम में होगा ये कि ये लेयर यहां से v1 dt अंदर चली जाएगी। ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये यहां से v1 dt अंदर चली जाएगी और यहां से v2 dt आगे निकल आएगी। ये लेयर, ये लेंथ हो जाएगा v2 dt और ये है v1 dt, ये चीज है ना। तो हुआ क्या कि इतना लिक्विड यहां से एंटर कर गया और इतना लिक्विड यहां से बाहर निकल आया। बीच में जितना लिक्विड पहले था यहां से यहां तक वो अभी भी उतना ही है और हर पॉइंट पे वेलोसिटी पहले जितना था अभी भी उतना ही है। मतलब बीच का ये जो लिक्विड है ना, नॉन शेडेड वाला, इसमें कोई अंतर नहीं है। उतना ही लिक्विड, उतना ही वेलोसिटी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ वही है। अंतर क्या हुआ है, यहां से इतना लिक्विड अंदर चला गया। पहले यहां पर जो लिक्विड था वो अब नहीं है, यहां पर वो अंदर चला गया और यहां खाली जगह थी, इतना लिक्विड यहां से बाहर निकल आया। बस यही तो अंतर आया। कहने का मतलब सिस्टम को स्टडी करना है तो बस इन पर ध्यान दिया जाए, ऐसे सोचा जाए, ऐसे इमेजिन किया जाए कि यहां पर जो लिक्विड था पहले, अब वही यहां पर है ना। और सही बात है, वॉल्यूम तो उतना है ही। सोचो, कोई कहे जितना वॉल्यूम यहां से एंटर किया है dt टाइम में, उतना ही वॉल्यूम ना यहां से बाहर निकला है dt टाइम में। तो ये जितना वॉल्यूम इस लिक्विड का, वही वॉल्यूम तो ये भी होगा। कहने का मतलब हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर ये dm मास है तो यही dm मास पहले यहां था और dt टाइम के बाद यही dm मास यहां से बाहर आ रहा है। ऐसे बोल सकते हैं ना। नहीं, ये थोड़ी कहने की जरूरत है कि नहीं ये आगे गया, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे, फिर ये निकला। ऐसे भी बोल ही सकते हैं, लेकिन अंदर का हम लोग का कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं। वो सब तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी है, उतना ही मास है। तो हम सीधा सीधा यहाँ और यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो ये dm मास जो पहले यहाँ था वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। अच्छा, यहाँ जब था तो कितने वेलोसिटी से चलता था, v1 से, और यहाँ से निकला तो कितने से, v2 से। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इस तरह से लिखेंगे, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसी मास का हाफ dm v2 स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v1 स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेफ्ट साइड में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखना है। किसका किसका, तो वर्क डन बाय P1 लिखना होगा, यहां वाला जो प्रेशर था P1, यहां वाला जो प्रेशर था P2 था, तो प्लस वर्क डन बाय P2 भी लिखना होगा, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिखना होगा। सारे फोर्सेस का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हूं। P1 ने कितना वर्क किया dt टाइम में, तो P1 इंटू A1 फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट तो ये लिखा ही हुआ है लेयर का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दें। तो P1 A1 V1 dt, V1 dt डिस्प्लेसमेंट है। P2 का वर्क कितना हुआ, वो पीछे ढकेला था, लेयर आगे चली गई, तो माइनस में लिखेंगे P2 A2 V2 dt, ये वर्क डन बाय P2 हो गया, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ui माइनस uf होता था ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखते थे, ui माइनस uf होता था ना। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है माइनस ऑफ डेल्टा u, तो ये ui माइनस uf लिख दिए, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ये इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, अच्छा, एक बार अगर कोई कहे कि ये वॉल्यूम है कितना, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, तो कितना होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू v1 dt। तो A1 V1 dt ये वॉल्यूम है जो यहां से एंटर किया है, और उतना ही यहां से निकलना भी है, तो वो भी उतना ही है, A2 V2 dt। तो यहां जो चीज दिख रहा है ना, A1 V1 dt और A2 V2 dt, वो इसका वॉल्यूम है। इसको हम लोग d भी लिख देते हैं, चलो फिलहाल, छोटा सा वॉल्यूम है ना, तो d कैपिटल V वॉल्यूम लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया P1 इंटू dv माइनस P2 इंटू dv प्लस ui माइनस uf। ui और uf पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लेवल चाहिए, तो कहीं एक रेफरेंस लेवल बनाना होगा। मान लेते हैं
यहाँ पर एक रेफरेंस लेवल बना लिए। वो तो ऑब्जर्वर चूज करता है कि हम रेफरेंस लेवल कहाँ ले रहे हैं, और मान लेते हैं रेफरेंस लेवल से ये वाला जो पॉइंट है ये h1 हाइट पर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये h2 हाइट पर है। तो यही एलिमेंट तो उठ के यहां से यहां आ गया है। तो इनिशियली इस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी dmgh1, mgh लिख रहे हैं, तो ui हो गया dmgh1 प्लस माइनस uf लिखना है, माइनस uf dmgh2, gh2 लिख दिए, इज इक्वल टू kf माइनस ki। इस समय का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, हाफ dmv2 स्क्वायर, और इधर जगह नहीं है हम इधर लिख रहे हैं माइनस हाफ dmv1 स्क्वायर। ये हो गया है ना। चलिए अब देखो ये जो वॉल्यूम है ना छोटा सा dv, पूरे में dv से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, p1 माइनस p2 प्लस ये चीज dv से वॉल्यूम से डिवाइड किए। dm मास इस एलिमेंट का मास है और dv उस एलिमेंट का वॉल्यूम है, तो मास और dv से डिवाइड करने पर ये डेंसिटी हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा डेंसिटी रो जी h1 हो गया ये वाला टर्म, माइनस ये भी dm अपॉन वॉल्यूम रो जी h2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हाफ dm अपॉन वॉल्यूम इंटू v2 स्क्वायर रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। ये हो गया है ना। चलिए अब इसमें सारे 1 वाले टर्म्स एक साइड ले जा रहे हैं, 2 वाले दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा p1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन आया है ना। या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स लिए जाएं, एक पॉइंट यहां, एक मान लो यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, अलग अलग पॉइंट्स लिए जाएं और उन सारे पॉइंट्स पर ये 3 टर्म्स का समेशन लिखा जाए तो हर जगह सेम आएगा। देखो p रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर, पहले वाले पॉइंट पे इनका वैल्यू समेशन का जितना है, दूसरे वाले पॉइंट पे देखो उतना ही लिखा हुआ है, मतलब p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये समेशन कांस्टेंट होता है, ये समेशन कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। कौन से हर पॉइंट की बात हो रही है, तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। स्टेडी फ्लो में एक कोई स्ट्रीम लाइन लिया जाए तो एक ही स्ट्रीम लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स पर ये 3 टर्म्स का समेशन हमेशा सेम आता है। ये है बर्नौलीज इक्वेशन ना। बर्नौली साहब ने यही इक्वेशन दिया, कहा कि स्टेडी फ्लो में कोई एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस स्ट्रीम लाइन के अलग अलग पॉइंट्स पर यही 3 टर्म्स का समेशन लिखा जाए तो ये समेशन हमेशा सेम आएगा, p रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। यही बर्नौलीज इक्वेशन है। अच्छा देखा जाए तो ये फाइनली जो रिजल्ट मिला, हम लोग शुरू में तो जनरल सॉल्व करके निकाल दिए ये रिजल्ट, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट मिला इसको लेके अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ ये लिखा हुआ है रो जी एच, मतलब एक तरह से mgh अपॉन वॉल्यूम लिखा है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये लिखा है हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो प्रेशर लिखा है। अगर समेशन में 3 टर्म्स है तो डायमेंशनली सेम होने चाहिए, और हैं भी। प्रेशर का भी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो गया F इंटू एक्स मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी का होता है अपॉन में एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम, ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है कि नहीं। अच्छा एक बात हुई, दूसरा बात देखो क्या कह रहे हैं। कई बार पूछते ऐसे हैं क्वेश्चंस में कि ये रिप्रेजेंट क्या चीज कर रहा है, कि जो इक्वेशन हम सॉल्व करके तो ला दिए इतना, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या एनर्जी कंजर्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली
ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहता है हर जगह। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही नॉन विस्कस लिक्विड लिए हैं। विस्कस होता, लेयर्स में आपस में फ्रिक्शन होता तो कुछ एनर्जी का लॉस होता। या नॉन विस्कस पहले लिए तो एनर्जी का लॉस ही नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन होता है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कहते हैं आंसर उसका लिखते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है वो, है ना, क्योंकि एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना ये सबका डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये समेशन कांस्टेंट है। तो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है। चलिए, अच्छा, तो ये बात हुई। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा गया, देखो हम बता रहे हैं। देखिए ये जो तीनों टर्म्स है ना, P रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर, ये चीज कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन था, अगर इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड नीचे रो इंटू जी से डिवाइड कर लिया जाए तो जगह P अपॉन रो जी प्लस एच प्लस हाफ ऐसे वी स्क्वायर लिख दें अपॉन 2g, ये चीज कांस्टेंट होगा, है ना। ये भी ठीक है, ये भी तो वही चीज लिखा हुआ है, कोई नया चीज नहीं लिख दिए। हाँ, ऐसे लिख के इनके नाम जरूर रख दिए गए हैं, इसलिए हम ऐसे लिखवा रहे हैं, वरना यूज तो हमको यही इक्वेशन करना है। लेकिन रो जी से डिवाइड करने पर जो मिला ना, इनके नाम रख दिए गए और कभी कभी क्वेश्चंस में नाम ही पूछ देता है। अब जैसे देखो क्या कह रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, 3 हेड्स हैं ऐसे बोलते हैं। ये प्रेशर हेड है, ये ग्रेविटी हेड है और ये वेलोसिटी हेड है, इनके नाम रख दिए। अब जैसे क्वेश्चन में कभी पूछ दिया कि वेलोसिटी हेड बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए ना किसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी निकालिए और वी स्क्वायर अपॉन 2g आंसर दे दीजिए, हो गया वेलोसिटी हेड। तो ये प्रेशर हेड कहलाता है, ये ग्रेविटी हेड कहलाता है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन लिखा है ना ये रो जी, इसलिए ग्रेविटी हेड इसको बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, ये वेलोसिटी हेड है। प्रेशर हेड, ग्रेविटी हेड, वेलोसिटी हेड, ये नाम भी याद रखना चाहिए। चलिए, तो हम लोग को इक्वेशन तो यही वाली यूज करनी है क्वेश्चंस में, बर्नौलीज। कुछ क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं ये दोनों इक्वेशंस जो आज हम लोग सीखे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, एक ये IITJ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें होता है कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन वैरी कर रहा है और वो इंक्लाइंड भी है ना, स्ट्रेट पाइप है, ऐसा इंक्लाइंड है लेकिन, है ना, हॉरिजॉन्टल से कुछ 37 डिग्रीज एंगल दिया है, और उनको भी बताते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन वैरी कर रहा है, तो यहां पर ऐसा है तो यहां पर क्रॉस सेक्शन कम हो गया, स्ट्रेट है लेकिन इंक्लाइंड है, ये एंगल 37 डिग्रीज। ऐसा पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा था, ठीक है। आगे भी है, आगे भी पाइप है, पीछे भी है। बस ऐसा है कि इतना सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे जो लिक्विड एंटर किया 10 मीटर पर सेकेंड से एंटर किया, यहां पर एरिया कुछ जितना भी है, यहां का एरिया उसका आधा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2। क्वेश्चन ये है, अच्छा ये लेंथ भी दिया है, यहां से यहां तक ये जो डॉटेड लाइन बनाए है ना, पाइप का लेंथ ये 10 मीटर है, यहां से यहां तक। क्वेश्चन ये है फाइंड P1 माइनस P2, दोनों प्रेशर में डिफरेंस पता करना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, बर्नौलीज यूज कर रहे हैं। ये एक स्ट्रीम लाइन हो गई यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, एक स्ट्रीम लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लिए, उन दोनों पॉइंट्स पे
बर्नौलीज के तीनों टर्म्स का समेशन बराबर लिखने जा रहे हैं। पहले वाले पॉइंट पे प्रेशर है P1 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म होता है रो जी एच। तो रिफरेंस लेवल कहीं बनाना होगा, तो यहां ही पर रिफरेंस लेवल बना ले रहे हैं, तो रो जी एच वाला टर्म 0 लिख देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे लिखते थे, प्लस हाफ रो और वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि डेंसिटी 1000 है, मतलब कहते हैं ना ये वाटर है, क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि ये वाटर है, इसके अंदर वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे रो जब फाइनली जरूरत पड़ेगी तो पुट किया जाएगा। अभी के लिए इतना लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट पे तीनों टर्म्स का समेशन, प्रेशर हो गया वहां पे P2 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाइट लिखना होगा, ये 10 sin 37 होगा, मतलब 6 मीटर, रो जी इंटू 6 मीटर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, वहां पे वेलोसिटी पहले लिखना होगा। चलो पता किया जाए, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा ये वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमको पता करना है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो आधा हो गया, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, तो यहां पे वेलोसिटी 20 हो जाएगा, इसका मतलब 10 था तो डबल, एरिया आधा तो वेलोसिटी डबल, तो प्लस हाफ रो 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब P2 को इधर ले जा रहे हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हो गया रो सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 60 प्लस 200 और ये माइनस 50 है ना, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1000 हो गया ये इंटू 210, इतना, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा। ये एक टैप है और इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि टैप में से जब वाटर गिरता है तो धीरे धीरे नीचे आने पर उसका क्रॉस सेक्शन कम होते जाता है। क्यों ऐसा? ये वाटर है, फ्री फॉल कर रहा है, तो क्यों इसका क्रॉस सेक्शन कम होता है? क्योंकि जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा ना, ग्रेविटी में गिर रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, तो A1 V1 A2 V2, V बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन कम है ना। तो ये फ्री फॉल कर रहा है, यहां से चलना शुरू किया था V1 से, V1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एरिया है A1, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ये जो हाइट है यहां से यहां तक h इज इक्वल टू 0.15 मीटर, इतना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड A1 बाई A2, फाइंड A1 बाई A2। चलिए देखते हैं। कोई चीज जब हवा में आ गई, अच्छा ये तो ग्रेविटी में गिर रहा है ना सीधा, तो ये जो लिक्विड फॉल कर रहा है उसका एक्सेलरेशन तो पता ही है हमको, g डाउनवर्ड्स है कि नहीं, तो क्यों ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s कर लें, यहां पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना है v2, फ्री फॉल ही तो कर रहे हैं ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करके v2 निकालेंगे, फिर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो v2 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v2 स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.15, तो 314 2 आ गया, v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है ना। अच्छा v1 था 1, v2 हो गया 2, मतलब डबल हो गया, v डबल हो गया तो जरूर एरिया हाफ हो गया होगा, नहीं? तो A1 बाई A2 इज 2 बाई 1, A2 वाला जो एरिया है उसका डबल करने पर A1 आएगा, देखो है ना, हो गया, तो ये आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए अच्छा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन आज सीखे, उस पर क्वेश्चंस भी देखे। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा।